नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवांश। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सरकार का रवैया शिक्षा के प्रति जितना गंभीर होना चाहिए उतना नहीं है, विशेषकर वर्तमान समय में। और तब मैंने शिक्षा के विषय पर एक वीडियो डालने का भी बोला था। तो स्वागत है आपका एक नई चर्चा में। आज हम संक्षिप्त में शिक्षा पर बात करेंगे, शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे, थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण लेकर समझेंगे और भारत में शिक्षा की उत्कृष्टता का मूल्यांकन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो शिक्षा और साक्षरता में अंतर स्पष्ट कर लें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भारत में 70% से ज़्यादा लोग शिक्षित हैं, जबकि भारत में 70% से ज़्यादा लोग साक्षर हैं। और साक्षरता मतलब सिर्फ पढ़ने और लिखने की योग्यता। अलग अलग देशों का अलग अलग मानक होता है। भारत का मानक है कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम अगर लिख पा रहा है, किसी एक भाषा में पढ़ पा रहा है, तो वो साक्षर है। तो शिक्षित होने का क्या अर्थ है? जब देश आर्टिकल 21A के तहत अपने हर नागरिक को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी देता है और इतना लंबा चौड़ा खर्च करता है अपने हर नागरिक की शिक्षा के लिए, तो क्या उद्देश्य है उसके पीछे? और इसको ठीक से समझने के लिए, पिक्चर को पूरा क्लियर करने के लिए, हम शिक्षा के उद्देश्य को दो भाग में बांट देते हैं, या कहते हैं कि मुख्यतः शिक्षा के दो उद्देश्य हैं। जो देश अपने नागरिकों को शिक्षा दे रहा है, दो उद्देश्य हैं, दो मकसद हैं उसके पीछे। पहला, अर्थव्यवस्था का विकास, और दूसरा, समाज का विकास। दोनों को बारी बारी हम डिटेल में देखेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जिसके बेसिस पर हम जज कर पाएंगे कि हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था कितनी कारगर है, कितना सुधार चाहिए। पहला उद्देश्य, अर्थव्यवस्था का विकास, यानी इकोनॉमी का डेवलपमेंट। और अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? प्रोडक्शन। तो जिस देश का प्रोडक्शन ज़्यादा, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी। अब प्रोडक्शन कर कौन रहा है? हम और आप, यानी उस देश के नागरिक। तो उस देश के नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उसके लिए वो देश क्या करेगा? अपने नागरिकों को शिक्षित करेगा। यानी शिक्षा का पहला उद्देश्य हुआ, शिक्षा का टारगेट हुआ कि अब उस देश के नागरिकों को प्रोडक्शन पोटेंशियल उनका डेवलप करना है। उस देश के नागरिकों का जो उत्पादन करने की क्षमता है उसको बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, एक कंप्यूटर लेके मैं बैठ जाऊं, मुझे कंप्यूटर का कोई शिक्षा नहीं। एक कंप्यूटर लेके कोई ठीक ठाक शिक्षा वाला व्यक्ति बैठ जाए, और एक कंप्यूटर लेकर मार्क जुकरबर्ग बैठ जाते हैं। मैं क्या इस्तेमाल करूंगा उसका? कंप्यूटर एक संसाधन है इस एग्जाम्पल में, तो मैं उस संसाधन का क्या इस्तेमाल करूंगा? हो सकता है मूवी वगैरह देख लूँ। वो व्यक्ति जिसे थोड़ी शिक्षा थी, वो उसका क्या इस्तेमाल करेगा? वो हो सकता है निकटतम चौराहे पर जाकर एक दुकान खोल ले और कंप्यूटर कुछ काम करे, या थोड़ी और शिक्षा होगी तो वो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोल सकता है और एक ठीक ठाक कमा सकता है। हो सकता है सरकार को टैक्स भी दे कुछ। और वो जब जुकरबर्ग लेके बैठ जाते हैं वही कंप्यूटर, तो फिर बनता है फेसबुक, जो अमेरिका की जीडीपी का अच्छा खासा हिस्सा आज उसकी कंपनी की अकेले की जीडीपी है। इसका मतलब जब वो शिक्षित आदमी लेके बैठ रहा है, जितना ज़्यादा शिक्षित आदमी उस संसाधन को लेके बैठ रहा है, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। जब एक बिल्कुल ही शिक्षित नहीं है जो व्यक्ति उस क्षेत्र में, वो संसाधन का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। यानी शिक्षा का उद्देश्य हुआ कि संसाधन का कौन कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। एक जब शिक्षित व्यक्ति है, वो संसाधन का, उसके इर्द गिर्द जो संसाधन है, वो उसका सबसे तगड़ा इस्तेमाल करेगा और प्रोडक्शन करेगा। उदाहरण के लिए चलते हैं अफ्रीका के किसी गरीब देश में चलते हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है। वैसे शिक्षा के अभाव के लिए हम रूसी पड़ोसी देश में भी जा सकते थे, अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं, पर चलते हैं। तो अफ्रीका के किसी देश में गए हम। ऐसा नहीं है कि वहां बिल्कुल संसाधन नहीं, बहुत गरीबी है वहां पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही संसाधन नहीं है, संसाधन है। कुछ नहीं है तो वो है शिक्षा। शिक्षा होती तो उन संसाधनों का बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल कर कर लोग कुछ अच्छा प्रोड्यूस करते और धीरे धीरे देश की उन्नति होती, इकोनॉमी बढ़ती। लेकिन शिक्षा ना होने की वजह से वो संसाधन वैसे के वैसे पड़े, और वो वही काम कर रहे हैं जो उनके अपने वो फैमिली से सीखते हुए आए हैं, जैसे कि जानवरों के साथ या जो भी रोजमर्रा के काम होते हैं। इसका मतलब एक तो काम हुआ शिक्षा का कि वो व्यक्ति को इस काबिल बनाता है कि उसके आसपास जितने संसाधन हैं वो उसका बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल कर कर और प्रोडक्शन करता है, खुद भी कमाता है और देश को भी कमा कर देता है। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि मैं अभी विराट कोहली और आमिर खान का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें वो बात कर रहे थे कि आई एम अनएजुकेटेड या जस्ट 10 पास और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे नहीं लगता कि दे आर नॉट एजुकेटेड। आई फील दे आर वेरी वेरी एजुकेटेड, बिकॉज एजुकेशन तभी नहीं है जब आपके पास कागज़ पर डिग्री हो, एक पहली बात। और दूसरी बात,
कि वो मैथ, साइंस या साहित्य या सामाजिक विज्ञान, यही सब, बस यही सब शिक्षा है। क्योंकि जब हमने बात की प्रोडक्शन पोटेंशियल डेवलप करने की, शिक्षा, जब किसी व्यक्ति का प्रोडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जब आमिर खान पिक्चरें निकाल रहे हैं, वो हज़ारों करोड़ में खेल रही हैं, विराट कोहली जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो लोग देखने जा रहे हैं दुनिया भर के, तो इनका जब प्रोडक्शन पोटेंशियल इतना ज़्यादा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ये अशिक्षित हैं। विराट कोहली बैट और बॉल के क्षेत्र में शिक्षित हैं। बैट और बॉल की जो शिक्षा उन्हें प्राप्त है उन्होंने तमाम कोच से प्राप्त की होगी। आमिर खान को जो शिक्षा प्राप्त है फिल्म बनाने की, फिल्म में एक्टिंग करने की, वो तमाम उन्होंने अपने गुरुओं से प्राप्त की होगी, सेल्फ ट्रेनिंग की होगी, जैसे भी प्राप्त की हो सकता है उनके पास डिग्री ना हो, लेकिन शिक्षित वो हैं उस क्षेत्र में। तो शिक्षा सिर्फ कुछ क्षेत्रों में नहीं, शिक्षा बहुत मल्टीफेसिटेड थिंग है, उसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है। ये दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। तो जब देश के ज़्यादातर नागरिक अच्छे से शिक्षित होंगे तो वो अपने आसपास के संसाधनों का बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल करेंगे और कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, और वो प्रोडक्शन एक्टिविटी देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगी, और इस तरीके से शिक्षा का पहला उद्देश्य पूरा होगा। और अब बढ़ते हैं दूसरे उद्देश्य की तरफ। दूसरा उद्देश्य समाज का विकास, यानी समाज को अच्छा बनाने का उद्देश्य। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस समाज में हम रहते हैं। इस समाज की खबरें पाने के लिए जब हम सुबह अखबार उठाकर देखते हैं तो क्या खबरें मिलती हैं? हत्या, चोरी डकैती, रेप्स, उत्पीड़न, दहेज हत्या, हजारों करोड़ों के घोटालों का पर्दाफाश, बाल मजदूरी, ऐसी कितनी सारी संगीन बीमारियां हैं समाज की जो समाज को घेरे हुए हैं। ऐसी कितनी सारी घटनाएं, और ये कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं, ये घटनाएं रोज अच्छी खासी संख्या में घट रही हैं। और इन घटनाओं के होते हुए हमारा समाज एक अच्छा समाज कैसे हो सकता है? और इस समाज को अच्छा बनाने के लिए देश अपने लोगों को शिक्षित करता है। मतलब एक बच्चे को जब हमने स्कूल भेजा बचपन में, और फिर वो 10, 12, 15 साल के शिक्षण के प्रोसेस से होकर निकलता है और एक शिक्षित नागरिक बनकर निकलता है, तो अब इसका मतलब है, शिक्षित होने का मतलब है कि अब वो समाज की किसी भी बुरी परंपरा में हिस्सा नहीं लेने वाला, किसी भी बुरी व्यवस्था में, किसी बुरी आदत में हिस्सा नहीं लेने वाला। उदाहरण के लिए, अब वो दहेज नहीं लेने वाला, अब वो अपने घर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाला, कैसी भी स्थिति हो जाए अब वो करप्शन नहीं करने वाला। उसके इर्द गिर्द अब कोई भी महिला कभी भी आएगी तो वो खुद को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करेगी। वो किसी भी धार्मिक परंपरा में कट्टरता से नहीं पालन करने वाला उसका, कि अपना विवेक को साइड में रखकर नहीं पालन करेगा, बल्कि वो अपने विवेक से उस परंपरा को देखेगा, परखेगा कि वो सही है क्या गलत है, और फिर ही पालन करेगा। और सबसे ज़रूरी बात, अब वो गलत आदमी को वोट कर कर नहीं आएगा। मतलब किसी नेता के लड़ाने से लड़ने वाला नहीं है, किसी के भड़का देने से भड़कने वाला नहीं है, किसी के लुभाने से नहीं ललचाने वाला है कि कुछ बंटवा दिया और उसको जाकर वोट दिया है, बल्कि अपना वोटिंग राइट्स का एक्सरसाइज सही से करेगा। अब वो जाति के आधार पर इंसान में फ़र्क नहीं करेगा। कुल मिलाकर अब वो एक सभ्य आदमी बनेगा। ये है शिक्षा का दूसरा उद्देश्य, एक व्यक्ति को सभ्य बनाना। और दोनों ही उद्देश्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में तमाम सारी समस्याएं, तमाम सारी स्थितियां होती हैं। हर समस्या से निपटने के लिए अर्थ चाहिए, देश के पास पैसा चाहिए, वो अर्थव्यवस्था से आता है, और इसलिए अर्थव्यवस्था का उन्नति करना उतना ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसी अर्थव्यवस्था का, ऐसे समृद्धशाली देश का जिसके समाज में इतनी सारी बीमारियां हों? समाज का अच्छा होना भी उतना ही ज़रूरी है, अपराध रहित होना भी ज़रूरी है। इसके लिए हर एक व्यक्ति को सभ्य होना चाहिए। तो इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति भारत किस हद तक कर पाया है, भारत की परफॉर्मेंस, अगर अर्थव्यवस्था वाले स्लॉट में मुझे रेटिंग करनी हो तो मैं भारत को दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। मतलब अगर एवरेज, मतलब बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, इसमें रेटिंग करनी होगी तो मैं भारत को दूंगा गुड, क्योंकि भारत ने काफ़ी अच्छा किया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। 47 में अंग्रेज़ हमें जहाँ छोड़ कर गए थे, भूखा नंगा देश, वहाँ से अब तक हम आज दुनिया की 7-8 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में स्टैंड करते हैं, सबसे बड़ी जीडीपीज़ में स्टैंड करते हैं। जब टेक्नोलॉजी का दुनिया में उदय हुआ तो हमारा आईटी सेक्टर बहुत तेज़ी से उभरा और आज दुनिया में खड़ा है एक अच्छी पोजीशन पे। भारत इंजीनियर्स का पूल बना, भारत ने दुनिया को शानदार डॉक्टर्स दिए। भारत का सर्विस सेक्टर इतना तेज़ी से आगे आया और सारे सेक्टर्स को पीछे छोड़ दिया। तो इकोनॉमी में हमने काफ़ी अच्छा किया है। एक चीज़ जहाँ हम पिछड़ जाते हैं वो है बिजनेस, यानी कुछ भी रिस्क लेकर इनोवेशन करना, बिजनेस करना, कुछ भी नया खोलना, नई ऑर्गेनाइजेशन, नई कंपनी, नया स्टार्टअप, नई पॉलिटिकल पार्टी, नया सोशल रिफॉर्म, कुछ भी जब नया करने की बात आती है तो इंडिया का युवा जो प्रतिस्पर्धा है दुनिया में वहाँ पीछे हो जाता है। कुछ इनोवेटिव करने की बात आती है तो पीछे हो जाता है, इन्वेंशंस में हम पीछे हो जाते हैं।
उसका कारण है भारत की शिक्षा व्यवस्था में, भारत के युवाओं में सेटलमेंट की जो मानसिकता है। बहुत जल्दी हमें एजुकेशन कंप्लीट करके और फटाक से हमें जॉब ले लेनी है, हमें सेटल हो जाना है, जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे आना है। इस चक्कर में लोग ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब की तरफ जाने में बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है या सेटल हो ही जाते हैं, कोई गारंटी है, ऐसा कुछ नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग, 90% से ज़्यादा लोग पढ़े हैं। 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, 700 लोग 500 लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी तो बैठ जाते हैं। तो इसलिए कोई इधर भी गारंटी नहीं है, लेकिन एक स्टीरियोटाइप डेवलप्ड है, एक रूढ़िवादी मानसिकता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर सेटलमेंट हो रहेंगे, इसलिए लोग रिस्क नहीं ले रहे। दूसरी एक समस्या जो भारत के शिक्षा व्यवस्था में रही है वो ये रही है कि वो कुछ सब्जेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा केंद्रित है, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, कॉमर्स हो गया। ये 4 5 6 सब्जेक्ट्स, इन पर ही भारत की शिक्षा व्यवस्था केंद्रित रही है। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा योगदान दे रही हैं आज के समय में, उनमें भी बहुत ज़्यादा शिक्षा का स्कोप है, लेकिन उनमें उतनी ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह से लोग ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में एक भीड़ बनकर जा रहे हैं, और ये क्षेत्र उतना रोज़गार उन्हें दे नहीं पा रहे। इसलिए मैं भी बेरोज़गार, ऐसी कैंपेन हमें देखने को मिलती हैं। भारत में बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसका कारण एक ये भी है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत सारे रोज़गार के अवसर हैं और वो खाली बैठे हैं, उनको एम्प्लॉय नहीं है ज़्यादा, क्योंकि लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा। लोग उन्हीं गिने चुने प्रोफेशंस को जानते हैं और उसी में जाने के लिए दौड़ रहे हैं, और सबको वो एंटरटेन नहीं कर सकता। और तीसरी एक चीज़ आती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब इन गिने चुने सब्जेक्ट्स में ही चलिए हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को हमने, या बाकी जितनी एरियाज़ हो सकते हैं प्रोफेशन के, उनको मैंने छोड़ रखा है, थोड़ा साइड कर रखा है। लेकिन इनमें भी क्या हम कितनी क्वालिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक, एक जो ग्राउंड रिपोर्ट में मिलता है, वो ये कि इंडिया में प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत कम है। यानी इन सब्जेक्ट्स में भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे साइंस के सब्जेक्ट्स में, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल बहुत कम है, थियोरेटिकल सब कुछ है। और उसकी वजह से लोगों का, बच्चों का उसमें इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं डेवलप हो पाता। वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट है और एग्ज़ाम में उन्हें पास करना है, और इसकी वजह से वो हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा उस सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाते। रिसर्च में इसलिए इंडिया नहीं जा रहा, उतना इन्वेंशन में नहीं जा रहा। वो बस उस सब्जेक्ट को वहीं तक पढ़ते हैं जहाँ तक एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि वो इंटरेस्ट, वो क्यूरियोसिटी नहीं डेवलप कर पा रहा हमारा सिस्टम। अगर भारत की परफॉर्मेंस की रेटिंग मुझे करनी होगी दूसरे उद्देश्य में, समाज के विकास में, तो मैं करूँगा 1/5 स्टार, यानी बिलो एवरेज। क्योंकि भारत का समाज के स्तर पर देखा जाए तो काफ़ी असंतोषजनक काम रहा है। जैसा हमारा समाज 70 साल पहले आज़ादी पर था, कमोवेश वैसा ही आज भी है, बल्कि अपराध और बढ़ते जा रहे हैं, और संगीन तरह के अपराध, नए नए अपराध आते जा रहे हैं। महिला की स्थिति देखें तो जैसी पहले थी लगभग वैसी ही अभी है, कोई हमने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की है इसमें। तमाम सारे हमने सामाजिक बुराइयों को हटाने वाले एक्ट्स देखे, जैसे संसद ने पास किया दहेज के खिलाफ एक्ट हुआ, या फिर बाल मजदूरी के खिलाफ एक्ट, और बहुत सारे एक्ट हैं जो सिर्फ कागज़ पर बनकर रह गए, समाज में नहीं आ पाए। समाज में हम देखते हैं अक्सर धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, और जातियों के नाम पर वोटिंग हो रही है, और ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं समाज में जो भी चल रही हैं और जो बहुत बुरी हैं। तो समाज के स्तर पर देखा जाए तो हमारा समाज बहुत उन्नति करा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जितना कर सकता है, जितना अपेक्षा है, उतनी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अब हमारे देश के विभिन्न शिक्षा से जुड़े अथॉरिटीज़ को, संस्थानों को इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी शिक्षा में मूल्यों को जोड़ सकें, नैतिकता की बातें डिलीवर करी जा सकें बच्चों को, ताकि हमारा समाज, कम से कम जो शिक्षित समाज है, वो तो पूरी तरह सकारात्मक हो और बुराइयों से मुक्त हो। धन्यवाद दोस्तों, मुझे पूरा सुनने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। वीडियो में रखे हुए विचार और मेरा प्रयास अगर आपको सराहनीय लगा हो तो लाइक कर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी हम और आप मिलकर सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर चर्चाएं कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।